हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न पत्रों को हम कर रहे थे। तो इस वीडियो क्लास से पहले हमने 25-25 करके चारों ऑप्शनों को विद डिटेल हमने कर लिया था। उसकी वीडियो क्लास आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। तो आज के वीडियो में हम 25 प्रश्न अगला करेंगे, जिसमें 51 से 75 प्रश्न करेंगे। 25 आज भी करेंगे। तो वीडियो को जो पहली बार हमारे इस देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा अगर इसी तरह की वीडियो क्लास चाहते हैं आप। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न आप सभी के सामने है, साधारणीकरण ने ना तो आश्रय राम का होता है, ना आलंबन सीता का होता है, अपितु यह कवि अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में ये जो कथन दिया है ये किसका है? यह 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा, ये जो कथन है डॉक्टर नागेंद्र जी का है। नागेंद्र जी का ये कथन है। बाकी जो 2-3 दिए हुए हैं, इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण जो कथन बनते हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण अवलंबनता धर्म का होता है, वह साहिर्द के आश्रय से ता तादात्म्य स्वीकार, तादात्म्य इट मीन्स होता है कि अभेद, जिसमें अभेद ना हो, स्वीकार करते हैं और अलंबन का साधारणीकरण करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि कवि और हृदय के बीच भावना के तादात्म्य में साधारणीकरण होता है। ये इसका प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर है। अगला जो प्रश्न है कथन से ही संबंधित है, जो आपकी गद्य विधाएं लगी हैं उसके कथन से संबंधित है, जिसमें चीफ की दावत जो गद्य विधा है उससे संबंधित। यहाँ पे अगर किसी ने चीफ की दावत पढ़ी है तो वो उसके संबंधित जितने भी कथन होंगे वो यहाँ आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनटीए के द्वारा वो गद्य विधाओं के इन डेप्थ प्रश्न पूछ रही है। जैसे कि अभी आपके सामने है चीफ की दावत के संबंध में कथन यहाँ पे 5 दिए हैं, इसमें से कोई 3 सही हैं, बाकी गलत हैं, तो वो आपने यहाँ पे छांट के लगाना है। तो जो सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर वो है डी, जिसमें यहाँ पे नीचे लगाया हुआ है ए, सी और ई, ए, सी और ई, जिसमें व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है चीफ की दावत। उसके बाद निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। तो ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे, बाकी जो दिए हैं वो गलत हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। बाकी इससे संबंधित चीफ की दावत से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण कथन है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसमें चीफ की दावत जो भीष्म सहानी का कहानी है, इसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। इस कहानी में स्वार्थी बेटे श्यामनाथ को अपनी विधवा बूढ़ी माँ का बलिदान ही फर्ज नजर आता है। भीष्म कहानी ने श्यामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग किया है। आज के शिक्षित युवा अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। चीफ की दावत के संबंध में दिए गए कथन में व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता का प्रतिकार करती है और निम्न वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। ये कथन दिया हुआ है इस प्रश्न में, और बाकी जो दिए हैं अलग 2 कथन वो गलत हैं। उसके बाद के लेखक को उनकी पुस्तक के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो लेखक की पुस्तक कौन सी है यहाँ पे लगा दी है, जिसमें आपने छांट के लिखना है। जिसमें किशोरी दास वाजपेयी की जो पुस्तक है हिंदू शब्द अनुशासन, अंबिका प्रसाद वाजपेयी हिंदी कौमुदी, ठाकुर रामचरण सिंह का भाषा प्रभाकर, विश्वेश्वर दत्त शर्मा का भाषा तत्व प्रकाश। जिसमें अगर देखें तो इसमें 3 जो ऑप्शन है, ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये,
ये तीनों ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब ये प्रश्न रिपीटेड है। अगला जो प्रश्न है ये तो ऑलमोस्ट सारा ही रिपीटेड है, बिकॉज ये बार बार एग्जाम में भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो कवि हैं, कवि चिंतक, उनके सन और समय सब बार बार बहुत पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित एक प्रश्न तो जरूर बनता है, और इनके ग्रंथ से संबंधित भी। तो जयदेव का जो समय है वो 13वीं सदी है, विश्वनाथ का 14वीं सदी, धनंजय का 10वीं और हेमचंद्र का 12वीं है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अभिकथन को उनके कारण के अनुसार यहाँ पे सही उत्तर लगा के बताना है आपने। तो यहाँ पे जो अभिकथन है, मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है। कारण, आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधान नहीं है। अब ये आपने बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ऊपर जो अभिकथन दिया है, मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का प्रयोग हुआ है, ये सही है। लेकिन जो इससे संबंधित जो कारण दिए हैं ये बिल्कुल ही अटपटे से हैं। तो ये आंसर तो ऑप्शन जो कारण है वो गलत होगा। तो जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ए सत्य, लेकिन आर असत्य है। कथन क्या है यहाँ पे मेंशन लगा दिया है फिर से उत्तर में, एक्सप्लेनेशन में, जिसमें बाकी जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो यहाँ पे लगाए हैं। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव, ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि बार बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, का विस्तृत और समग्र कथा इस प्रकार कही है कि आंचल ही नायक बन गया है। उसके बाद मैला आंचल में आंचल की सुंदरता एवं कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अवसरशाही राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। उसके बाद मैला आंचल की भाषा शिल्प उपन्यास की बहुत बड़ी शक्ति है। हालांकि मैला आंचल की आंचलिकता का स्वरूप केवल इसकी भाषा का कारण ही नहीं है। मैला आंचल में आंचलिकता अपने बहुविध रूप से भी प्रस्तुत की गई है। उपन्यास में सर्जित भाषा ने इस बहुरंगी आंचलिकता को अत्यंत सरस और सजीव बनाने में अवश्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो मैला आंचल से संबंधित ये जो दिए गए हैं तथ्य, इनको जरूर से जरूर आपने नोट डाउन करना है, क्योंकि आपको भी पता है कथन से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी कथन यहाँ पे लगाए हुए हैं ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, नेक्स्ट टाइम पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला जो लाइन बनता है कथन महत्वपूर्ण का, आंचलिक उपन्यास एक सीमित अंचल या क्षेत्र विशेष की सर्वगीण जीवन को, जिसमें वहां के साधारण असाधारण विवरण तथा विविध छवियों का अंकन किया है, वस्तुमुखी दृष्टि से रूपायित करता है। इसमें रचनाशीलता का नया आग्रह और लोक धर्मी भाषा, बोलियों, उपबोलियों की भी विविध भंगिमाएं निहित की गई हैं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपने ध्यान में रखना है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम इनके कथन बन सकते हैं मैला आंचल के संबंधित जो हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, शक्तिशाली हो विजयी बनो या आहान कामायनी के किस सर्ग में है? तो ये श्रद्धा सर्ग में है। शक्तिशाली हो विजयी बनो या आहान जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के तीसरे सर्ग श्रद्धा में मिलता है। उसके बाद कामायनी के जो 15 सर्ग हैं, इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो क्लास बना दी है। अगर आप देखना चाहें, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नोट्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको कामायनी के 15 सर्ग को याद करने का मैंने ट्रिक बताया हुआ है, जिसको आप आसानी से 15 सर्ग को सीरीज में बिल्कुल ऐसे ही याद करना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, एज इट इज जैसे दिया है 15 स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही याद करना है आपने, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो कामायनी के जो मुख्य पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार हैं। पात्र हैं और प्रतीक, मनु का जो प्रतीक है वो है मन, श्रद्धा का प्रतीक हृदय है, इड़ा का प्रतीक बुद्धि है, कुमार का मानव।
और ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया। जितने भी हिंदी विभाग से एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें प्रतीक से संबंधित बहुत पूछा जाता है कि ईड़ा का प्रतीक क्या है, बुद्धि, तो श्रद्धा का हृदय, मनु का मन, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो छाया जैसे कि आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, इसी तरह अन्य जो इतिहासकार है, कहानीकार है, लेखक हैं, उन्होंने कामायनी को क्या कहा है, इससे संबंधित अगर वीडियो क्लास चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेशन करके कमेंट करिएगा, बताइएगा अपना, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो क्लास आपको दे दूंगी। यहाँ पे अगला जो प्रश्न बनता है, सांध्य गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं जो नहीं हैं वो यहाँ आपने बताना है। सांध्य गीत जो एक कविता है, उसमें महादेवी वर्मा की कौन कौन सी कविताएं हैं वो आपने यहाँ से छांट के बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, जिसमें ए, डी और ई होगा, ए, डी और ई, जिसमें सांध्य गीत में बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागनी भी हूं, एक ये है। दूसरा है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, निश्वासों की नीड़, ये 3 कविताएं इसमें संकलित की गई हैं सांध्य गीत में। उसके बाद मैं बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये निर्जा में भी संकलित हैं। और उसके बाद मधुर मधुर मेरे दीपक जल निर्जा में संकलित है। उसके बाद अगला है निश्वासों का नीड़, निहार काव्य संग्रह में संसार शीर्षक से उपयुक्त जितनी पंक्तियां हैं संग्रहित की गई हैं। उसके बाद सांध्य गीत में संकलित कविताएं कौन कौन सी हैं ये आप यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, इसको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सांध्य गीत में संकलित जो जो कविताएं हैं यहाँ पे लगाई गई हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कौन कौन सी है। मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती, राग भीनी तू सजनी निश्वास, क्यों वह प्रिय आता पर नहीं, जाने किस जीवन की सुधि ले, शून्य मंदिर में बनूंगी रे पिपीहा पी कहाँ, विरह की घड़ियां हुई अली आदि। तो ये डिफरेंट यहाँ पे संकलित कविताएं हैं। तो आपको इन डेप्थ इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सांध्य गीत में कविताएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे ये कविताएं लगा दी गई हैं, इनकी पहली पहली लाइनें लगाई हुई हैं, ताकि अगर आपको ये भी याद रहेगा तो आप आसानी से छांट लेंगे। उसके बाद महादेवी वर्मा की जो अन्य काव्य कृतियां हैं वो यहाँ पे लगाई हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं इनके सन के साथ, जो यहाँ पे लगा दी गई हैं। निहार जो 1930 की है, रशिम 1932 की, निर्जा 1935 की, सांध्य गीत 1936 की, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 की हैं। इसी तरह महादेवी वर्मा की कृत यामा में उनके निहार, रशिम, निर्जा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है यामा में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। उसके बाद महादेवी वर्मा की जो कविता है यामा, इसके ऊपर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो ये भी महत्वपूर्ण लाइन है जो आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, यहाँ पे क्या क्या खुल जाता है। अगला जो प्रश्न है, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? तो गारसादा तासी ने कहा है हिंदुई को। हिंदुई को गारसादा तासी ने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है। और किसने क्या क्या कहा है वो यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने किया है। पहली बात तो ये लाइन हो गई जो महत्वपूर्ण, जो बहुत एग्जामों में बार बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला जो है, इन्होंने अपनी इस पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है। इस पुस्तक का नाम इस्तवार दा ला लित्यूर इंदोई हिंदुस्तान है। इसके 2 भाग हैं, जिसका है प्रकाशन वर्ष 1839, दूसरा है 1847। ताशी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदू की संख्या
जो है 42 है और शेष उर्दू हैं। ये सारे महत्वपूर्ण लाइनें हैं हिंदी साहित्य के से संबंधित, तो इनको भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णवे ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 के नाम से किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। इसमें कुल 1952 कवियों को शामिल किया गया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसमें से प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन तो 1913 है, चौथे भाग का प्रकाशन वर्ष 1934 है। और इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण कवियों का जीवन कृत जो वर्णित है वो है लगभग 5000 और मिनिमम 4591 है। तो ये भी आपने आंकड़े ध्यान में रखने हैं। श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा का विकास 1924 नामक इतिहास ग्रंथ की रचना से किया है। उसके बाद नीचे आगे हम करेंगे त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन का प्रमुख बिंदु कौन सा है। तो त्रासदी के संबंध में अरस्तु ने काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु कौन कौन से बताए हैं, ये 5 दिए हैं, लेकिन इसमें से आपने 3 छांट के बताना है। तो कौन कौन से हैं, तो एक हो जाएगा आपका ए, दूसरा बी और एक आखिरी, जिसमें त्रासदी कार्य गंभीर स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है। उसके बाद त्रासदी कार्य में अनुकृति होती है। करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है। ये इनके काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु हैं, अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु जो त्रासदी के संबंध में है। उसके बाद नीचे यहाँ पे त्रासदी से संबंधित यहाँ पे लाइनें लिखी गई हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। त्रासदी अंग्रेजी के ट्रेजेडी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है दुखांतक या दुखपूर्ण रचना। अरस्तु ने त्रासदी के 6 भाग माने हैं। एक है कथानक, दूसरा है चरित्र, तीसरा है पदावली, चौथा है विचार तत्व, 5वां है संगीत और 6वां है दृश्य विधान। त्रासदी का आरंभ मदिरा व उल्लास के देवता दियोनिसियास के सम्मान में होने वाले समारोह से माना जाता है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, जिनमें पेरिपोइतिकेश ये इंग्लिश वर्जन है, इसका हिंदी में जो है वो काव्य शास्त्र के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन। उसके बाद तेखनेस रिकेश, और इसका जो हिंदी में है भाषा शास्त्र, भाषण, भाषा और भावों का वर्णन। उसके बाद है वसीयतनामा को इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये जो दिया गया है ना, ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, नेक्स्ट टाइम भी पूछे जा सकते हैं। तो अरस्तु के प्रमुख काव्य सिद्धांत कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, आप देख लीजिए। पहला है अनुकरण सिद्धांत, दूसरा है विरेचन का सिद्धांत, तीसरा है त्रासदी का सिद्धांत। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। तो ये वाली लाइन आपने ध्यान में रखनी है। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय किसको जाता है, अरस्तु को। उसके बाद इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला का रूप भी घोषित किया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है आपका, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में कथन आपने बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनेगा वो है सी। तो मैथिली शरण गुप्त के संबंध में जो उपयुक्त कथन है वो है, मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। गुप्त जी की प्रथम कविता हेमंत जो कि 1905 की है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, जो पहली रचना है, पहली कविता है,
पहले नाटक है, पहली कहानी है, पहला उपन्यास है, पहला निबंध, पहली यात्रा वृत्तांत। तो जो पहली रचना होती है ना, उससे संबंधित बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितनी भी पहले कवियों की रचनाएं हैं, उससे संबंधित भी मैंने वीडियो क्लास बना रखी है, देखना चाहे तो देख सकते हैं। वो आपको इम्पोर्टेंट नोट्स टॉपिक एक प्लेलिस्ट है, उसी में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद प्रथम काव्य संग्रह, एक तो प्रथम कविता हेमंत हो गई, उसके बाद प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग, ये 1909। तो ये 1905 1909 ये दोनों के ही सन आपको ध्यान में रखने हैं इसकी कविताएं और काव्य संग्रह के साथ। उसके बाद गुप्त जी की प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? जयद्रथ वध जो कि 1910 की है, किसान 1917 की है, विकट भट्ट 1929 की है, गुरुकुल 1929 की है, साकेत 1931 की है, सॉरी गुरुकुल 1929 और साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952 की है, विष्णु प्रिया जो 1957 की है, शुद्धराज 1936, हिंदू 1927 की है, वैतालिक पंचवटी 1925 की है। ये इनकी सारी काव्य ग्रंथ है जो कि आपने ध्यान में रखना है किसी भी हालत में, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है इससे संबंधित, गुप्त जी ऋषि केंद्र उपनाम से ब्रज भाषा की कविताएं लिखी और मधु उपनाम से बांग्ला रचनाओं का अनुवाद किया। मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पे गुप्त ने 2 बार आ गया है, इसको इग्नोर करिएगा। तो मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। तो जितनी भी लाइनें यहाँ पे लिखी गई हैं ये सब महत्वपूर्ण है जो मैथिली शरण गुप्त से संबंधित हैं, और नेक्स्ट टाइम छांटने को इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि और महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। तो भारत भारती के संबंध में वे कहते हैं, उन भारत भारती वे संबंध में जो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है कि पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला पुस्तक भी यही है, भारत भारती। भारत भारती के संबंध में बच्चन सिंह और शुक्ल जी ने क्या बोला है वो यहाँ पे मेंशन है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा है कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गईं। उसके बाद बच्चन सिंह ने क्या बोला है भारत भारती के संबंध में कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्र संस्कृति चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया उतना अन्य पुस्तक ने मिलकर नहीं किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई है? तो ये लगाई गई है, ये कुछ हटके प्रश्न पूछा है इस बार एनटीए ने। तो सेंसरशिप ब्रिटिश काल ने प्रेस पे लगाई है 1799 में। लॉर्ड वेंजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण सेंसर लगा दिया। तत्पश्चात सन 1818 ईस्वी में इसी प्री सेंसरशिप को समाप्त भी कर दिया। पहला प्रिंटिंग प्रेस जो कि 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में पहले समाचार पत्र की स्थापना 1780 ईस्वी में जेम्स आंगस्टम हिकी ने की थी। इस समाचार पत्र का नाम कलकत्ता जर्नल एडवाइजर अथवा द बंगाल गैजेट था। उन्हें भारतीय प्रेस का जनक माना जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्होंने जॉन एडम्स द्वारा प्रस्तावित 1823 के नियमों को निरस्त कर दिया था। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है समाचार पत्रों के नाम और उनके संस्थापक, जिसमें द हिंदू जिसके संस्थापक हैं GS अय्यर और वीरा। राघव का है आचार्यर, केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक, स्वदेश मित्रम GS अय्यर, न्यू इंडिया जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका है समाचार पत्र, और उसके जो संस्थापक है विपिन चंद्र पाल। न्यू इंडियन प्रतिदिन मतलब दैनिक
कॉमनवेल, एनी बेसेंट, कॉमनवेल, यंग इंडिया, ये दोनों ही एक हैं, तो इनको आप इग्नोर करिएगा, मतलब ध्यान में रखिएगा, इसको अलग अलग ना समझिएगा। नवजीवन जो है महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, मूक नायक BR अम्बेडकर, तो ये सारे समाचार पत्र हैं और इनके ये संस्थापक हैं, जो अब इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न बनता है, काव्य सृजन के प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो का विचार। अब यहाँ पे प्लेटो का विचार पूछा है काव्य सृजन के प्रक्रिया से संबंधित, जिसमें सही उत्तर इसका जो होगा ACD। तो इसमें कवि क्रम दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत हैं। अलौकिक शक्तियां द्वारा अधिकृत कवि श्रेष्ठा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है। दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। तो प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। इसके दर्शन के मुख्य विशेष निम्नलिखित हैं, जो कि प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज, आत्मा की अमरत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार ही परम सत्य है, वह शाश्वत या अखंड तथा ईश्वर का श्रेष्ठा है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से ही सत्य से 3 गुना दूर है। प्लेटो के जो अन्य ग्रंथ बनते हैं वो यहाँ पे लगाए हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करिएगा। तो प्लेटो के ग्रंथ कौन कौन से हैं, जिसमें रिपब्लिक, इयोन, सिंपोसिज्म, एपोलॉजी, क्रिटिसिज्म, क्रिटियस, लॉज, गोर्गियोस, कलाइसिस, ये सारे इसके ग्रंथ है प्लेटो के। उसके बाद प्लेटो के जो अलग यहाँ पे दी हुई है, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। उनका मानना है कि विवेकहीन अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य पूर्णतः निषेध होना चाहिए, चाहे वो सत्य ही क्यों ना हो। तो ये प्लेटो जी कहते हैं और उनका मानना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उनका ये क्या कथन है। उसके बाद मनोविश्लेषण संबंधित चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सही उत्तर 1870 से 1937 होगा, जिसमें मनोविश्लेषण संबंधित अल्फ्रेड एडलर का समय 1870 से 1937 है। एडलर ने मनोविज्ञान में लिबिडो अथवा कामवृत्ति से अधिक महत्व अहम को दिया है। मनोविश्लेषणवाद शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। मनोविश्लेषण मानव मन के विश्लेषण की पद्धति पर आधारित है, जिसके जो जन्मदाता है मनोविश्लेषणवाद के वो सिगमंड फ्राइड है। तो ये भी इससे संबंधित एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जा चुका है कि मनोविश्लेषणवाद के जो जन्मदाता है वो सिगमंड है, फ्राइड है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। सिगमंड फ्राइड से संबंधित तो यहाँ पे 1856 से 1939 ईस्वी, जो कि सिगमंड फ्राइड का समय है। अचेतन संबंधी धारणा फ्राइड के अनुसार मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है, जिसमें चेतन, अवचेतन, पूर्व चेतन। अब इसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन अधिक प्रबल है। 3 स्तर वाले मानस तंत्र को फ्राइड ने पुनः 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, जिसमें इदम, अहम, अति अहम। तो इसमें इदम एक प्रकार की ऊर्जा है, यह अतृप्त वासनाओं का अंधकारमय कोश है। अहम चेतना मन है, जो सामाजिक मूल्यों के प्रति सचेष्ट होता है, और अति इहम जिसका काम आलोचना और अधिक्षण करना है। तो ये जो सिगमंड फ्राइड जो यहाँ पे चेतना से संबंधित जो इनके विभाजन किए हुए हैं उनका यहाँ पे डिटेल में लगाया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद युंग जिनका समय 1875 से 1961 है। लिबिडो शब्द का अधिक विस्तृत अर्थ लिया, जिसमें फ्राइड की कामवृत्ति और एडलर की यहाँ पे
आत्मस्थापन प्रवृत्ति दोनों की समान्वित है। इसमें जीवन की वह प्रारंभिक और सामान्य प्रेरक शक्ति मानते हैं जो मानव के सभी व्यवहारों में व्यक्त होती है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत 20वीं सदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसने साहित्य और कला की दुनिया पर भी व्यापक प्रभाव डाला है। कला के क्षेत्र पर दादावाद जो कि डाडावाद है, अति यथार्थवाद जैसे आंदोलनों को मनोविश्लेषणवाद से प्रेरणा मिली है। तो अगला जो प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार रचना कालों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। और अगर आप देखें तो इसमें जो ये सारे के सारे कवि रिपीटेड हैं, प्रीवियस एग्जाम में जो ये कवि पूछे जा चुके हैं और फिर से 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे इसके जो जन्म काल है पहले से बाद के क्रम में, जिसमें सियाराम शरण गुप्त जिनका जन्म काल है 1895 से 1963 है। उदय शंकर भट्ट का जन्म काल है 1898 से 1967 का। सोहनलाल द्विवेदी का 1906 से 1988। श्याम नारायण पांडे का 1907 से 1991। रामधारी सिंह दिनकर का 1908 से 1974 है। तो ये सब बार बार रिपीटेड है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से पता लगता है कि PYQ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको करना, बिकॉज वहाँ से काफ़ी प्रश्न रिपीट होते हैं। अब अगला जो प्रश्न बनता है, मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वो बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्न में से किस निबंध में यह भाव प्रकट किया गया है? तो ये जो भाव प्रकट किया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से। अब यहाँ पे मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। ये जो भाव है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में से लिया गया है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो अन्य निबंध है वो भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये निबंध संग्रह हैं और नीचे इनके निबंध दिए हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों के ही अलग अलग प्रश्न बनते हैं। निबंध संग्रह अलग है, निबंध अलग है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? एक है अशोक के फूल जो कि 1948 की है, कल्पलता 1951 की है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 की है, विचार और वितर्क 1957 की है, विचार प्रभाव 1959 की है, कुटज 1964 की है, साहित्य सहचर 1965 की है, आलोक पर्व 1972 की है। तो ये सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। अब निबंध कौन कौन से हैं? बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव, ये सारे इनके निबंध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंतन की उपज कहा है। तो ये लाइन भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछा जा सकता है व्यक्ति की स्वाधीन चिंतन की उपज किस कवि से संबंधित है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से, या किस कवि ने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला जो प्रश्न बनता है भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में, इनके जो नाटक हैं भारत दूरदर्शन, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कौन से सही वाले कथन है वो आपने छाट के बताने हैं। तो यहाँ पे लगा दिया है, तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में उक्त कथन में कहा जाता है कि मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। इसमें कुल 6 अंक हैं, जिसमें ब्रिटिश राज के निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है, और ये सारे कथन सही हैं, ये सारे कथन जो दिए गए हैं। उसके बाद भारत दूरदर्शन नाटक भारतेंदु का नाटक है। भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए नवजागरण और गति मेहता का प्रेरक सिद्ध हुआ। भारतेंदु हिंदी नवजागरण का अग्रदूत है, तो ये सब अपने ध्यान में रखना है। भारतेंदु की प्रतिभा का पूर्ण विकास नाटकों में ही देखा जा सकता है। उनके नाटकों को 3 वर्गों में रख कर यहाँ पे उनके जो नाटक हैं अनुदित, मौलिक, अपूर्ण। तो यहाँ पे अनुदित नाटक कौन से हैं? विद्या सुंदर इनके नाटक हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो विद्या सुंदर जो नाटक है वो 1868 की है। पाखंड विडंबना 1872 की है। धनंजय विजय 1873 की है। कपूर मंजरी 1875 की है। मुद्रा राक्षस
1878 की है। भारत दूरदर्शन 1880 की है। नील देवी 1881 की है। और इसके जितने मौलिक नाटक हैं ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, अनुदित नाटक भी पूछे गए हैं। तो अपूर्ण नाटक कौन कौन से वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए। फिलहाल दो यहाँ पे अनुदित और मौलिक नाटक लगा दिया है। जिसमें मौलिक नाटक कौन से हैं, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 की है, और प्रेम जोगनी 1975 की है, चंद्रावली 1876 की है, विशेष्य विषमोद्धम 1876 की है, दुर्लभ बंधु 1880 की है, भारत जननी 1877 की है, अंधेर नगरी 1881 की है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे है, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी सादृश्य गोपिका प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखायो मीराबाई विश्व छप्पे की उक्त पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। तो ये जो पंक्तियां ली हैं ये भक्तमाल से ली हैं। और भक्तमाल किसकी है, ये नाभादास की है। और नाभादास से संबंधित जो यहाँ लगा दिए हैं महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें नाभादास अग्रदास जी के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है भक्तमाल है, जो कि 1642 के पीछे बना और संवत 1969 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 1316 छप्पियां भी लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन चरित्र नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें ही कही गई हैं। नाभादास जी से संबंधित जो प्रसिद्ध छप्य है, त्रेता काव्य, निबंध करी, सतकोटि रामायण, ये इनके छप्पे हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। और कली कुटिल जीव निस्तार रहित, वाल्मीकि तुलसी भयो, ये दो हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। क्योंकि कई बार ना इसके ऊपर वाले भी पूछ लेते हैं तो कई बार नीचे वाले भी पूछ लेते हैं, तो आपको ऊपर नीचे दोनों के याद रखने हैं। तो 84 वैष्णव की वार्ता के जो रचनाकार है गोकुलनाथ हैं, कविमाला के तुलसी राम हैं, राग कल्पद्रुम के कृष्णानंद व्यास है। उसके बाद यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संबंध में सत्य कथन कौन कौन सा है वो आपने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे 5 कथन दिए हैं, तो आप इसमें से जो सही होंगे वो है ऑप्शन सी। तो भारतेंदु जी के संबंध में जो सही कथन है वो है उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्र और जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठा किया। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। तो ये इनके 3 कथन हैं जो ये भारतेंदु जी से संबंधित हैं, जो सही हैं। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ नहीं किया, उन्होंने खड़ी बोली में गद्य लेखन किया है। तो ये जो 2 नीचे दिए हैं इससे संबंधित यहाँ पे कथन में जो दिया है वो गलत लगाया था, लेकिन यहाँ पे सही करके बता दिया है। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ नहीं किया था, उन्होंने खड़ी बोली में गद्य लेखन किया था। अगला जो प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध की पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार करना है। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं जो कि आपको सही बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, जिसमें मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो निबंध है विद्यानिवास मिश्र का है। और इस निबंध के संबंध में जो सही पंक्तियां हैं उनको अनुक्रम में लगाना था, वो इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है अनुक्रम में लगाना है। निबंध की पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। तो सही अनुक्रम लगाना है, जिसमें सही होगा अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी ने और मेरी एक मेहमान महानगरी वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। उसके बाद अगला जो सीरियल वाइज यहाँ पे अनुक्रम में बताना है। तो बचपन में दादी जाते पर वह गीत गाते, मेरे घर के बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वह यही गीत विलह होकर गाती। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसे काल रात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बयाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जात गीती हल्की सी सिरहन पैदा करती है। तो ये
इनका इस निबंध के जो सही अनुक्रम है इस तरह से, पहले दूसरा आएगा, फिर 1, फिर 4, फिर 3 आएगा। तो ये इसका अनुक्रम है। अगर जिसने ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अच्छे से किया है, याद पढ़ा है, तो वो आसानी से इसको अनुक्रम में लगा लेगा। अगला जो प्रश्न बनता है, किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें सही होगा इसका ऑप्शन सी। तो हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान कृत राही कहानी में मांगरोरी की व्यथा की सहानुभूति व्यक्त हुई है। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने कारागार के अनुभवों के ऊपर लिखी है। तो इस कहानी के जो पात्र हैं वो है राही, अनीता। तो राही एक गरीब औरत जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया गया था, और राही मांगरोरी जाति की थी। अनीता एक अमीर घर की महिला जो स्वतंत्र संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई थी। तो ये आपने ध्यान में रखना है, राही और अनीता पात्र का क्या क्या काम था। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की जो अन्य कृतियां हैं वो यहाँ लगाई हुई हैं, जिसमें त्रिधारा है, मुकुल जो कि 1981 ईस्वी में है, बिखरे मोती 1932 की है, उन्मादनी 1934 की है, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, जबकि दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद जी की, धुलाई वाली बंग महिला की, और कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद जी की कहानी है। तो यहाँ पे दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद की है, धुलाई वाली बंग महिला की, और कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद जी की कहानी है। तो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद प्रेमी और मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक कौन कौन से हैं उनको आपने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा उत्तर वो है ऑप्शन ए, सी और डी होगा। तो यहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह की जो कृति है मजदूरी और प्रेम निबंध के जो उपशीर्षक हैं वो हैं हल चलाने का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। और ये सारे इनके शीर्षक हैं जो कि आपने ध्यान में रखने, उपशीर्षक हैं। तो कुल 8 हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह की जो निबंध है, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूर और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता, ये सारे इनके निबंध हैं सरदार पूर्ण सिंह के। और ऊपर उपशीर्षक है 8, इसमें से फिलहाल 3 ही पूछा है, लेकिन 8 हैं और 8 के 8 आपको याद होने चाहिए, लगा दिया इसमें। उसके बाद अगला है हवन उपन्यास निम्न में से किस कृति का है? हवन उपन्यास निम्न में से किस कृति का है? तो हवन उपन्यास सुषुम वेदी का है। हवन उपन्यास में अमेरिका में प्रवासियों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण करने वाला उपन्यास है। सुषमा वेदी के प्रमुख उपन्यास जो हैं हवन, जो कि 1889 का है, लौटना 1992 का, नवभूमि की राम रस कथा 2002 की, गाथा अमरवेल की 1999 की है, इतर 1999 की है, मैंने नाता तोड़ा 2009 की, और पानी केरा बुदबुदा 2017 आदि की है। उसके बाद उषा प्रिय विंदा के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? बाकी जो यहाँ पे लगाए हैं ऑप्शन में उनके उपन्यास भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि चारों ऑप्शनों को डिटेल में कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे जो आगे दिव्य मधुरी, इसका छोड़ भी दें तो बाकियों का आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे उषा प्रियवंदा के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? 55 खंबे लाल दीवारें 1961 की है, रुकोगी नहीं राधिका 1967 की है, शेष यात्रा 1984 की, अंतर्वर्ष 2000 की है, भय कबीर उदास 2007 की है। अगला प्रश्न करें इससे पहले, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों के साथ अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे मैं PhD
और असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट, परमानेंट स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट, और साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, PDF उपलब्ध कराती हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन बताना है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन जो यहाँ पे बताया है वो है, हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है। इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है। अन्य जो कथन है वो है, इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है, और ये गलत है। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया, जो कि गलत है। बाकी ये जो अन्य कथन दिए हैं ना वो गलत है, बाकी ऊपर के 3 सही हैं। उसके बाद हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखी पुस्तक है, जिसकी मूल रचना का जो सन है 1909, गुजराती में लिखी है। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसको गांधी जी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी थी। अगला प्रश्न है, परिशोर तन दग मम अग जुहा सुल्तान अब इह मत विचार्यो लरन मरन परवान। पृथ्वीराज रासो में यह किस पात्र का ये कथन है? तो ये जो कथन है, ये कथन है चारों ऑप्शनों में से पृथ्वीराज चौहान जी का। उसके बाद पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के लेखक जो चंद्रबरदाई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का अन्य प्रमुख पात्र है, जिसमें चामुंड राम सामंत, रघुवंश राम, जयचंद आदि। उसके बाद बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन कौन सा है? बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव का कथन, देखिए यहाँ पे किस तरह से प्रश्न पूछा गया, इतना डिफिकल्ट कि बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन क्या है, कौन कौन सा कथन दिया है इन लोगों ने। तो ये आज की वीडियो क्लास का अंतिम प्रश्न है जो आपके सामने है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी। तो बिहारी काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन जो है, बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है। उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। बिहारी रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बिहारी सतसई की प्रथम टीका लिखने वाले कृष्ण लाल कवि हैं। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहने वाले पदम सिंह शर्मा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर भी कहा है। तो इससे संबंधित भी अब मैं आपको वीडियो क्लास उपलब्ध करवाऊंगी, बिहारी के काव्य से संबंधित अन्य कवियों ने क्या क्या कहा है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।